नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए या फॉरेक्स रिजर्व्स गिर गए, लेकिन एक कॉमन व्यूअर के माइंड में तुरंत क्वेश्चन आता है, ये फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या हैं? क्या ये इंडिया का बैंक बैलेंस है? क्या आरबीआई इन डॉलर्स का यूज़ करके रुपये को बचाता है? और अगर रिजर्व्स गिरते हैं तो क्या आम आदमी के पेट्रोल, इन्फ्लेशन और इंपोर्ट प्राइजेस पर इसका इफेक्ट पड़ता है? सिंपल वर्ड्स में फॉरेक्स रिजर्व्स को हम इंडिया का इमरजेंसी डॉलर कुशन बोल सकते हैं। ये कुशन इंडिया को ग्लोबल शॉक्स, क्रूड ऑयल इंपोर्ट प्रेशर, रुपी वॉलेटिलिटी और एक्सटर्नल क्राइसिस के टाइम पे सपोर्ट करता है। लेकिन कहानी यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक आरबीआई नंबर नहीं है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, आरबीआई के पास डॉलर्स है, गोल्ड है, फॉरेन एसेट्स हैं, लेकिन मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इनडायरेक्टली, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से। इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस इक्विपमेंट और कई सारे रॉ मटेरियल्स। इनमें से बहुत सारे ग्लोबल पेमेंट्स डॉलर टर्म्स में होते हैं। जब रुपी वीक होता है तो सेम इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ते हैं। इससे इंपोर्ट बिल पर प्रेशर आता है और कभी कभी इन्फ्लेशन प्रेशर भी क्रिएट होता है। फॉरेक्स रिजर्व्स मार्केट को ये सिग्नल देते हैं कि इंडिया के पास एक्सटर्नल पेमेंट्स मैनेज करने की कैपेसिटी है। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। लेकिन ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स का मतलब ये नहीं कि रुपी कभी वीक नहीं होगा। इसका मतलब है कि इंडिया के पास शॉक्स को एब्जॉर्व करने का बफर स्टॉक है। सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो इंटरनेशनल एसेट्स हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इंडिया के केस में इन्हें मेनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई मैनेज करता है। अब इसमें क्या क्या होता है? पहला कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी एसेट्स या एफसीए। इसमें यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन जैसे मेजर करेंसीज में रखे एसेट्स होते हैं। दूसरा कंपोनेंट है गोल्ड रिजर्व्स। गोल्ड एक ट्रेडिशनल सेफ एसेट माना जाता है जो अनसर्टेनिटी के टाइम पे कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा है एसडीआर, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ का एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है। इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये आईएमएफ सिस्टम के अंदर एक स्पेशल इंटरनेशनल क्लेम जैसा है। चौथा है रिजर्व ट्रांच पोजीशन या आरटीपी। ये आईएमएफ के पास इंडिया की रिजर्व पोजीशन को शो करता है। तो फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ डॉलर्स नहीं होते, ये एक बास्केट है फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, एसडीआर्स और आईएमएफ रिलेटेड रिजर्व्स का। इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल हाउस होल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए सेव करती है। क्यों? क्योंकि कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब लॉस हो सकता है या कोई सडन एक्सपेंस आ सकता है। ये पैसा डेली शॉपिंग के लिए नहीं होता, ये सेफ्टी के लिए होता है। इसी तरह एक कंट्री को भी एक्सटर्नल शॉक्स के लिए बफर चाहिए होता है, जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अचानक पैसा निकालना शुरू कर दें या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट अनस्टेबल हो जाए। यहाँ फॉरेक्स रिजर्व्स का रोल आता है। ये कंट्री को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। लेकिन एक नुएंस इंपॉर्टेंट है, हाउस होल्ड इमरजेंसी फंड और फॉरेक्स रिजर्व्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते। हाउस होल्ड अपने सेविंग्स को डायरेक्ट स्पेंड कर सकता है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज़ केयरफुली एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इंपोर्ट्स और करेंसी मैनेजमेंट के लिए होता है। इसलिए इन्हें स्पेंडिंग मनी नहीं, सेफ्टी सील्ड समझा जाता है। अब क्वेश्चन है, इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहला रीज़न है इंपोर्ट पेमेंट्स। इंडिया क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कई एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इंडिया को फॉरेन करेंसी एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा रीज़न है एक्सटर्नल शॉक्स से प्रोटेक्शन। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाए, ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़ जाएं या कैपिटल आउटफ्लोज हो जाएं, तो फॉरेक्स रिजर्व्स इकोनॉमी को पैनिक सिचुएशन से बचाने में हेल्प करते हैं। तीसरा रीज़न है रुपी वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है शार्प अप्स एंड डाउन्स। आरबीआई का एम रुपी को आर्टिफिशियल तरीके से फिक्स्ड रखना नहीं होता, लेकिन एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को स्मूथ करना होता है। यानी फॉरेक्स रिजर्व्स एक तरह का इंश्योरेंस है। हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, लेकिन क्राइसिस के टाइम कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है।
रुपी वीक होने का सिंपल मीनिंग है, पहले अगर $1 खरीदने के लिए कम रुपीज़ लग रहे थे, अब ज़्यादा रुपीज़ लग रहे हैं। इस प्रोसेस को करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी इम्पोर्टेड मशीन की प्राइस $1000 है और डॉलर का रेट बढ़ जाता है, तो इंडिया में उस मशीन की रुपी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। सेम प्रोडक्ट, सेम डॉलर प्राइस, लेकिन रुपी टर्म्स में महंगा। यही चेन इंपोर्ट्स के साथ होती है। रुपी वीक होता है, फिर डॉलर कॉस्टली होता है, फिर इंपोर्ट्स कॉस्टली होते हैं, फिर फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है, फिर कुछ केसेस में कंज्यूमर प्राइजेस पर प्रेशर आता है। इसको कॉस्ट ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, मतलब ग्लोबल कॉस्ट डोमेस्टिक मार्केट तक ट्रांसफ़र होने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर रुपी डेप्रिसिएशन का इमीडिएट इन्फ्लेशन इम्पैक्ट सेम नहीं होता। इम्पैक्ट डिपेंड करता है इंपोर्ट डिपेंडेंस, टैक्सेस, सब्सिडीज़, कंपटीशन और पॉलिसी रिस्पॉन्स पर। ऑयल एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझते हैं। इंडिया क्रूड ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। ग्लोबल क्रूड ऑयल जनरली डॉलर टर्म्स में प्राइस्ड होता है। अब मान लीजिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस सेम है, लेकिन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो जाता है, तो ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज के सेम बैरल के लिए ज़्यादा रुपीज़ अरेंज करने पड़ सकते हैं। इससे ऑयल इंपोर्ट बिल पर प्रेशर आता है। और ऑयल सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं है। ऑयल का कनेक्शन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से है, लॉजिस्टिक्स से है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से है। फॉर एग्जांपल, अगर डीजल कॉस्टली होता है तो ट्रक्स का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो वेजिटेबल्स, मिल्क, पैकेज्ड गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सबके प्राइजेस पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, फ्यूल प्राइजेस सिर्फ क्रूड ऑयल और रुपी से डिसाइड नहीं होते। टैक्सेस, गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, सबका रोल होता है। इसलिए हम कहते हैं प्राइस प्रेशर ऑटोमेटिक प्राइस राइज नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज़ करके रुपी को बचाता है? आंसर है, आरबीआई एक्सेसिव वोलेटिलिटी को मैनेज कर सकता है, लेकिन रुपी को परमानेंटली किसी फिक्स लेवल पर होल्ड करना इसका सिंपल गोल नहीं होता। जब करेंसी मार्केट में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है या रुपी पर सडन प्रेशर आता है, तो आरबीआई मार्केट में इंटरवेंशन कर सकता है। इंटरवेंशन का मतलब होता है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाय या सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, डॉलर सेल करके मार्केट में डॉलर सप्लाई बढ़ा सकता है। इससे डिमांड सप्लाई मिसमैच स्मूथ हो सकता है और शार्प वोलेटिलिटी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन रिजर्व्स अनलिमिटेड नहीं होते। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हाई हो, ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ हो या कैपिटल आउटफ्लोज हो, तो सिर्फ रिजर्व से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिलता। आरबीआई का कोर प्रिंसिपल होता है सेफ्टी, लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी। मतलब रिजर्व सेफ एसेट्स में रखे जाएं, क्विकली यूजेबल हो और क्राइसिस के टाइम पर इकोनॉमी को कॉन्फिडेंस दें। अब डेटा देखते हैं। आरबीआई के हाफ ईयरली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स एंड सितंबर 2025 पर अराउंड $700 बिलियन थे। एंड मार्च 2026 तक ये अराउंड $691.11 बिलियन हो गए। अगर चार्ट देखें तो रिजर्व सितंबर से दिसंबर तक थोड़े मॉडरेट रहे, जनवरी और फरवरी में इंक्रीज हुआ और मार्च 2026 में डिक्लाइन दिखा। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें? फॉरेक्स रिजर्व्स का राइज या फॉल हमेशा सिंपल स्टोरी नहीं होती। लोग अक्सर सोचते हैं कि रिजर्व्स गिरे मतलब क्राइसिस। ऐसा जरूरी नहीं है। रिजर्व्स में मूवमेंट कई रीजंस से होता है। आरबीआई के फॉरेक्स ऑपरेशंस, ग्लोबल करेंसी वैल्यूएशन चेंजेस, गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फ्लोज। इसलिए डेटा को पैनिक के थ्रू नहीं, मैकेनिज्म के थ्रू समझना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंडिया के पास रिजर्व्स का लार्ज बफर है, लेकिन रिजर्व्स डायनामिक होते हैं, मार्केट कंडीशंस के साथ चेंज करते रहते हैं। अब कॉम्पोजिशन समझते हैं। मार्च 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी एसेट्स या फिर एफसीए। ये अराउंड $552.28 बिलियन था। एफसीए मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो होता है, यानी सिर्फ यूएस डॉलर नहीं बल्कि यूरो, पाउंड, येन जैसे करेंसीज में भी एसेट्स हो सकते हैं। ऑल्दो रिजर्व्स यूजुअली यूएस डॉलर टर्म्स में रिपोर्ट होते हैं। गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू अराउंड $115.4 बिलियन था। गोल्ड का रोल डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्फिडेंस में होता है।
SDR या स्पेशल ड्राइंग राइट्स अराउंड $18.62 बिलियन थे। ये IMF लिंक्ड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। RTP या रिजर्व ट्रांच पोजीशन अराउंड 4.81 USD बिलियन थे। ये IMF के साथ इंडिया की रिजर्व पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व सुने तो याद रखिए, ये एक सिंगल डॉलर अकाउंट नहीं बल्कि मल्टीपल एसेट्स का केयरफुली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते घटते क्यों हैं? पहला रीज़न है RBI फॉरेक्स ऑपरेशंस। अगर RBI मार्केट में डॉलर्स खरीदता या बेचता है तो रिजर्व्स चेंज हो सकते हैं। दूसरा रीज़न है इनकम फ्रॉम रिजर्व्स। RBI रिजर्व्स को आइडल कैश की तरह नहीं रखता। इनका एक हिस्सा सेफ सिक्योरिटीज़, सेंट्रल बैंक्स, BIS डिपॉजिट्स और ओवरसीज़ बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट होता है। इन इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हो सकती है। तीसरा रीज़न है एक्सटर्नल एड रिसिट्स या गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इनफ्लोज। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है रीवैल्यूएशन इफेक्ट्स। रिवैल्यूएशन का मतलब है एसेट वैल्यू का चेंज ड्यू टू एक्सचेंज रेट या गोल्ड प्राइस मूवमेंट। अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड रिजर्व्स का डॉलर वैल्यू बढ़ सकता है। अगर यूरो या येन डॉलर के अगेंस्ट चेंज होते हैं तो FCA वैल्यूएशन भी चेंज हो सकती है। इसलिए रिजर्व्स का मूवमेंट सिर्फ डॉलर्स आए या गए की स्टोरी नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोज प्लस वैल्यूएशन। अब आता है सबसे ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन, कितने रिजर्व्स इनफ होते हैं? सिर्फ टोटल अमाउंट देखना इनफ नहीं होता। इकोनॉमिस्ट्स रिजर्व एडिक्वेसी को कुछ इंडिकेटर्स से जज करते हैं। पहला इंडिकेटर है इंपोर्ट कवर। इन दिसंबर 2025 पर RBI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का इंपोर्ट कवर अराउंड 10.8 मंथ्स था। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि रिजर्व्स कितने महीनों के इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेटा। ये गारंटी नहीं है बट एक्सटर्नल कंफर्ट का इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म डेप्ट टू रिजर्व्स रेशियो। शॉर्ट टर्म डेप्ट वो एक्सटर्नल डेप्ट होता है जो जल्दी रिपे करना होता है। अगर शॉर्ट टर्म डेप्ट रिजर्व्स के कंपैरिजन में बहुत हाई हो तो रिस्क बढ़ सकता है। रिपोर्ट में ये रेशियो 21.9% था। तीसरा इंडिकेटर है वोलाटाइल कैपिटल फ्लोज टू रिजर्व्स। वोलाटाइल फ्लोज को सिंपल वर्ड्स में हॉट मनी भी बोल सकते हैं। ऐसा कैपिटल जो मार्केट सेंटिमेंट चेंज होते ही जल्दी इंटर या एग्जिट कर सकता है। ये रेशियो 69.1% था। तो रिजर्व्स को जज करने के लिए क्वांटिटी के साथ क्वालिटी, लिक्विडिटी और एडिक्वेसी भी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन आता है। लोग पूछते हैं अगर इंडिया के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो गवर्नमेंट टैक्स कट्स, फ्री सब्सिडीज़ या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं करती? सिंपल आंसर है, फॉरेक्स रिजर्व्स नॉर्मल बजटरी स्पेंडिंग मनी नहीं है। गवर्नमेंट का बजट और RBI के फॉरेक्स रिजर्व्स अलग चीज़ें हैं। गवर्नमेंट रोड्स, स्कूल्स, सब्सिडीज़, वेलफेयर स्कीम्स के लिए टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग और बजटरी रिसोर्सेज यूज़ करती है। फॉरेक्स रिजर्व्स का पर्पस एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है। इंपोर्ट्स, फॉरेन ऑब्लिगेशंस, करेंसी मार्केट कॉन्फिडेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट। इसको ऐसे समझिए, घर में इमरजेंसी मेडिकल फंड है, क्या आप उस फंड से डेली शॉपिंग, मूवीज़ और रेगुलर एक्सपेंसेस करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसका पर्पस इमरजेंसी प्रोटेक्शन है। फॉरेक्स रिजर्व्स भी वैसे ही सेफ्टी बफर हैं। इनका इररिस्पॉन्सिबल यूज़ मार्केट कॉन्फिडेंस को वीकन कर सकता है। तो हाई रिजर्व्स का मतलब फ्री मनी नहीं, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल सेफ्टी कुशन है। तो अब फाइनल टेक अवे क्या है? फॉरेक्स रिजर्व्स को सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये इंडिया का इमरजेंसी डॉलर सील्ड है। ये इंडिया को इंपोर्ट्स मैनेज करने में हेल्प करता है। ये रुपी वोलेटिलिटी के टाइम पे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये ग्लोबल शॉक्स के टाइम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का कुशन बनाता है। और ये इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और ग्लोबल मार्केट्स को सिग्नल देता है कि इंडिया के पास एक्सटर्नल पेमेंट्स मैनेज करने की कैपेसिटी है। लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट, फॉरेक्स रिजर्व्स मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। ये इन्फ्लेशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, रुपी को परमानेंटली फिक्स नहीं रखते और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए फ्री मनी नहीं होते। इकोनॉमी को समझने के लिए हेडलाइन नहीं, मैकेनिज़्म समझना ज़रूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो अर्थनीति एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।